कम कर्नल फरीदी का नावल चल रहा था भयानक जजीरा। अनवर और इंस्पेक्टर आसिफ में जो बातचीत चल रही थी वो मैं बताता हूँ। इंस्पेक्टर आसिफ ने कहा, तुम कल तक इसकी लाश देखोगे, वो जहाँ भी दिखाई दिया गया है उसे गोली मार दी जाएगी क्योंकि अलबर्नो गैर कानूनी तरीके पर मुल्क में दाखिल हुआ है। खैर भाई, इसे अपनी हद तक ही रखना। मैं आल लखनऊ में मशूकी हूँ, तुम मुझसे वहाँ मिल सकते हो, कमरा नंबर 92। अनवर ने टैक्सी में बैठकर दरवाज़ा बंद किया और टैक्सी चल पड़ी। इसके मुंह से खौमोखा आल लखनऊ निकल गया, वरना इरादा तो कुछ और ही था। बहरहाल उसे इत्तेफाक पर खुशी हो रही थी कि आसिफ धोखा खा गया। ड्राइवर दूसरी टैक्सी मोड़ने वाला था कि अनवर बोला, आल लखनऊ नहीं, गुजरात घाट। ड्राइवर ने मायना खेज अंदाज में सर हिलाया। अनवर का ख्याल था कि वो लोग गुजरात घाटी की तरह जाएंगे क्योंकि उधर से गैर ममालिक की नाजायज़ दरामद और बरामद के मुताल्लिक पहले ही सुन चुका था। गुजरात घाट पहुंचकर इसने सामान एक छोटे से होटल में उतारा और उसी टैक्सी पर फिरशो की तरफ रवाना हुआ। सर्कुलर रोड के मोड़ पर उसने टैक्सी रुकाई। 10-10 के 5 नोट ड्राइवर के हाथ में दिए। मैं कहाँ उतरा हूँ? अनवर ने ड्राइवर से पूछा, जो इन नोटों को हैरत से देख रहा था। ये बताता चलो, उस आने में 10-10 के नोट का मतलब आजकल के 10,000 के नोट होता। आल लखनऊ होटल में। अनवर मुस्कुराकर बोला, बहुत खूब, समझदार आदमी मालूम होता है। अनवर ने इसका शाना थपकाते हुए कहा, जी मैं जानता हूँ कि पुलिस वालों से आपकी चलती रहती है। क्या तुम मुझे पहचानते हो? अनवर ने चौंक कर कहा, अरे साहब, मैं आपके करीब ही रहता हूँ। ठीक, बहुत अच्छे। मैंने तो तुम्हें कम तो नहीं दिया? नहीं साहब, बहुत है। ड्राइवर अपने हाथ माथे की तरफ ले जाते हुए बोला। फिर उसने टैक्सी बैक की और अनवर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर वो चलकर रुका, फिर बहुत दूर टैक्सी की रोशनी तारीख़ी में मद्दम होती चली गई। वो 2 फरलांग पैदल चलने के बाद वो आशियाना के कंपाउंड में दाखिल हो गया। फरीदी और इसका इंतज़ार कर रहे थे। अनवर ने रमोना को पहले ना देखा होता तो ये समझता कि गलती से दूसरी इमारत में घुस आया है, क्योंकि फरीदी, हमीद और डीगारका की शक्लें बिल्कुल बदली हुई थी। फरीदी को उसने आवाज़ से पहचाना, वरना ये मालूम करना भी दुश्वार था कि इनमें से फरीदी कौन है। ने हिंदुस्तानी राजाओं के राजपूत सरदार जैसी शक्ल बना रखी थी। सर्जन हमीद और डीकारा का फौजी लिबास में थे। अनवर का सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ डीकारा को देखकर हुई थी। फरीदी ने उसे गुंदमी रंग का एक हिंदुस्तानी बना दिया था। सर्जन हमीद एंग्लो इंडियन मालूम हो रहा था। अनवर ने देर से पहुंचने का सबब बयान किया और फरीदी हंसने लगा। तुम्हारा अंदाज़ा 100% सही है, हम गुजरात घाटी की तरफ रवाना होंगे। फरीदी ने कहा, लेकिन आप लोगों के साथ मेरी मौजूदगी दुरुस्त नहीं मालूम होती। अनवर ने कहा, घबराओ नहीं, तुम्हारा भी मेकअप किया जाएगा। तुम्हारा वही पादरी वाला पुराना मेकअप ज़्यादा दुरुस्त होगा। आओ मेरे साथ। फरीदी अनवर को लेकर दूसरे कमरे में चला गया। मेकअप का सामान एक बड़ी सी मेज़ पर बिखरा हुआ था। फरीदी ने अनवर के सर के बालों की मुनासबत से इसके चेहरे पर सुर्खी माल दाढ़ी चुपकाई और सूट केस से कत्थई रंग का एक गाउन निकाल कर पहना दिया। और फिर जब वो बाहर आए तो डीकार का बेख्तियार उछल पड़ा। अलबर्नो, तुम सचमुच इस काबिल हो के पूछे जाओ? मैंने ऐसा आदमी आज तक नहीं देखा, रमोना बोली। और मुझ जैसा आदमी? हमीद ने पूछा। तुम आदमी कब हो? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम आदमी नहीं, शहजादे हो, रमोना ने मुस्कुराहट के साथ कहा। फरीदी फिर अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों हाथों में सूटकेस लटकाए हुए वापस आया। हमारा ज़रूरी सामान पहले ही गुजरात घाट पहुंच चुका है। वो सब मकान से बाहर आए। थोड़ी देर बाद पैदल चलने का तो इन्हें एक टैक्सी मिल गई। रास्ते में कहीं पुलिस वालों ने इन्हें रोका और डीकारको को देखकर हैरत हुई कि अल्बर्नो हिंदुस्तानी ज़ुबान में भी गुफ्तगू कर सकता है। गुजरात घाट पहुंचकर अनवर को फिर अपनी सही शक्ल में आ जाना पड़ा कि उसके किसके बगैर वो अपना सामान नहीं ले जा सकता था। एक काफ़ी बड़ी मोटर बोट समंदर की पुरसकून सतह पर उनका इंतज़ार कर रही थी। सामान बहादुर करा गया और वो इत्मीनान से अपनी जगहों पर बैठ गए। मोटर बोट काफ़ी तवील और रिच थी, जिसके दरमियान में एक बड़ा सा केबिन था। केबिन 2 हिस्सों में मुकीम था। एक हिस्सा मुसाफिरों के लिए था और दूसरा मोटर बोट के अमले के लिए। स्ट्रोकर ने इंजन स्टार्ट किया ही था कि घाट पर कहीं टॉर्चों की रोशनियां दिखाई दी। किसी किस्म का इशारा था, जिस पर इंजन बंद कर दिया गया। भारी कदमों की आवाज़ नज़दीक आती महसूस हुई। दफातन 2 पुलिस इंस्पेक्टर और कुछ कांस्टेबल मोटर बोट पर चढ़ाए। कहाँ जाएगा? एक पुलिस इंस्पेक्टर ने भारी भरकम लहजे में कहा, रियासत देरगढ़। फरीदीपुर मगरूर लहजे में बोला, यह रियासत की सरकारी मोट है। सामान किधर है? क्यों अपना और हमारा वक्त ज़रूरत कर रहे हो? कोई नाजायज़ चीज़ नहीं ले जा रहे? फरीदी ने कहा और इंस्पेक्टर उसे घूरने लगा। तुम्हारा क्या नाम है?
कर्नल रघुराज सिंह फरीदीपुर वकार अंदाज में अपने मूँछों पर हाथ फेरते हुए बोला, ओ माफ़ कीजिएगा राजा साहब। पुलिस वाले मोटर बोट से उतर गए। इंजन फिर स्टार्ट हुआ और मोटर बोट समंदर की तरफ बढ़ने लगी। क्या बात थी? डीगारा ने पूछा। कोई ख़ास बात नहीं, फरीदी मुस्कुरा कर बोला, मैंने इन्हें डर खा दिया है। खौमा जागते रहना फजूल है। रमोना अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी की तरफ देखकर बोली, तो तुम्हारे इस ख्याल की कदर करता हूँ। हमीदी मुस्कुरा कर बोला, मगर बर्नो खड़े खड़े थक जाएगा। खड़े खड़े रमोना ने मुतैयर होकर कहा, इसकी और एक आंख से झांकता रहता है, यानी कि यूँ। हमीद ने रमोना की तरफ देखकर आंख बंद करते हुए कहा और रमोना झेप कर दूसरी तरफ ने एक कमबख्त तुम उसके बाप के सामने उसे आंख मार रहे हो। फरीदी ने चिल्लाकर उर्दू में कहा, डी कार का अलबर्नो इस तरह सोता है। हमीद ने डी कारका को भी आंख मार दी और डी कारका देखकर हंस पड़ा। अलबर्नो तुम्हारा साथी बहुत प्यारा है, डी कारका ने कहा। फरीदी होंठ सकोर करके बोला। रमोना ने एक सूटकेस से शब ख्वाबी का लिबास निकाला और गौसल खाने की तरफ चल पड़ी। अलबर्नो, तुम कितनी ज़ुबानें जानते हो? डी कारका ने फरीदी से पूछा। दुनिया की कई मशहूर ज़ुबानें। मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। मुझे हैरत है क्यों यूरोप की ज़ुबानें करीब करीब एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, इसलिए यूरोपियन के लिए इनका सीखना ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मशरक़ी ज़ुबानें तुमने किस तरह सीखी, जबकि इनका रस्मुल ख़त यूरोपियन रस्मुल ख़त से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं इसे बोल सकता हूँ, लिख नहीं सकता। फरीदी ने कहा। तो इसका मतलब है तुम अरसे तक मशरक़ में रहो? हाँ, मैं एक सैलानी आदमी हूँ। मशरक़ व मग़रिब, शुमाल व जनून मेरे लिए ऐसे ही है जैसे कि मकान के 4 कमरे। डी कारका उसे हैर सी नज़रों से देख रहा था, जैसे उसे यकीन ना आया। और फिर उसने कहा, तुम बहरहाल एक हैरत अंगेज़ आदमी हो। रमोना शब ख्वाबी के लिबास में गसल खाने से बरामद हुई। इसकी बड़ी बड़ी आंखें नींद से बोझल हो रही थी। सिया रंग का रेशमी बादा उसकी नखरी गर्दन में ऐसा मालूम हो रहा था जैसे काली रात उभरते हुए उजाले को डसने की कोशिश कर रहा हो। हमीद ने एक अंगड़ाई ली और अनवर की गर्दन में हाथ डालकर उसके कान में कहा, क्या बात है, तुम पागल हो? अनवर बुरा सा मुँह मुस्कुरा कर बोला। और तुम? अनवर ने कहा, बको मत। अनवर का दिमाग पत्थर की तरह सेल हो गया था। ना जाने उसे सफ़र क्यों इंतहाई मस्का खेस मालूम हो रहा था। अलिफ लैदा के सिंदबाद जहाज़ी का सफ़र, किसी दास्तान के हीरो का रिवायती सफ़र, ऐसा सफ़र जो पढ़ने वालों की घटिया मजाक की तस्कीन के लिए तश्कील दिया जाता है। उसे अपनी ज़ात पर यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसे सफ़र में मुब्तला हो गया। और वो किसी के मुतालिक किसी किताब में पढ़ता तो बेदखान उसे खिड़की से बाहर निकाल कर फेंक देता। आज की एपिसोड एंड।